अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुश आमदेद। मैं हूं शेरदिल खान। सबसे पहले बात करेंगे, अब से कुछ देर पहले आप बराह रास्त मुलाजा कर रहे थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खिताब कर रहे थे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से एक तकरीब, जिसमें एक MOU जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मुफाहमत की याददाश्त कहते हैं, साइन किया गया है। और मकसद इस मुफाहमत की याददाश्त का साइन करने का ये था कि नया पाकिस्तान के हवाले से यूनाइटेड नेशंस और जो दीगर इदारे इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, उसको मुस्तहकम करना इस प्रोजेक्ट को। और जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब के दौरान ये वाज़ेह तौर पर बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसका आगाज अब से हुआ है, जो टारगेट है वो 50 लाख घरों का है, लेकिन कमी जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि डेफिसिट बहुत ज्यादा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं। अब सिलसिला शुरू किया है उन लोगों को घर फराहम करने का, और आगाज हो रहा है गवादर के जो मछली पकड़ने वाले मछेरे हैं उनके लिए इस प्रोजेक्ट का सबसे पहले आगाज होगा, और 5 लाख घर इनिशियल फेज में बनाए जाएंगे। इसके अलावा बहुत से और शहर हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और हम देख रहे हैं कि जब से मौजूदा हुकूमत ने काम करना शुरू किया है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज्यादा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिल के करीब है, और इसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिविटीज भी हो रही हैं। उसका मकसद ये है कि ना सिर्फ बेघर अफराद को घर फराहम किया जाए, बल्कि पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन की एक इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश किया जा सके। और मकसद यही है कि जब घर बनेंगे तो तमाम इंडस्ट्री, जैसे सीमेंट की है, ब्रिक्स की है, इसके अलावा वुडन इंडस्ट्री है, और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इससे मुंसलिक हैं घर बनाने के हवाले से, वो भी पाकिस्तान में फ्लरिश करें, तरक्की करें, और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बिजनेस की क्रिएट हों। और इस प्रोजेक्ट को लेकर बैरूनी दुनिया के जो कंपनीज हैं, इदारे हैं, वो भी बहुत ज्यादा कंसर्न नजर आते हैं। और पाकिस्तान में ये जो एक नया प्लान है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का जो प्रोग्राम है, इसमें काफी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो कमी है, जो करोड़ों में बताई जाती है घरों की, उसको इस फेज से, जो पहले फेज से शुरू किया है, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा जो घर हैं वो बनाए जाए, ताकि एक मुतवसत तबके के अफराद हों, गरीब खानदान के अफराद हों, उनको अपना घर मिले, अपनी छत मिले। ताकि जो सबसे बड़ा मसला हमें नजर आता है पाकिस्तान में कि लोगों के पास घर नहीं है, और घर की वजह से उनकी जो पूरी की पूरी जिंदगी है वो मुतासिर होती है। और अगर घर हो जाए, अपनी छत हो जाए, तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। तकरीब आज मुनाकिद की गई और इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब में ये कहा है कि हाउसिंग स्कीम से रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, और मकसद ही हाउसिंग अथॉरिटी का ये है कि लोगों को सहूलियात फराहम की जा सके, लोगों को घर फराहम किया जा सके। वो लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं, लेकिन वो अपना घर नहीं बना पाते, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो एट द एंड ऑफ द डे अपना घर बना सकें, और अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनका जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, और बड़ी कामयाबी से जो पाकिस्तान में घरों की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मानसून की बारिशों के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब के जो ज़ेरी और बालाई इलाके हैं वहां पर, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और सिंध में, खास तौर पर कराची की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और मुसलसल इस बारिश की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना वहां पर शहरियों को करना पड़ रहा है। बिजली का करंट लगने से भी मुतादिद हलाकतें इसमें हो चुकी हैं। शाहराएं जो है वो बिल्कुल ब्लॉक रही हैं, तातुल का शिकार रही है बिजली भी, और पानी का ही बहुत से मसाइल हैं कि अगर बिजली नहीं होगी तो पानी कहां से आएगा। चलेंगे कराची, वहां पर बराह रास्त मौजूद है नुमान शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा, उनसे हम जानते हैं कि वो क्या मंजर देख रहे हैं। नुमान, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। ये कराची में जो बारिश है बाइस रहमत समझी जाती थी किसी जमाने में, अब ये बाइस रहमत हो गई है। क्या मंजर देख रहे हैं, क्या हालत है इस वक्त कराची शहर की? शॉर्ट लॉक कर लो मोहसिन, वो देंगे। राब्ता कुछ मुनक़ता हुआ है, कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, हम दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। कुछ
तकनीकी वजूहात पर हम उनको सही तरीके से सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त शाहराहें जो है वो पानी में डूबी हुई हैं और बहुत से मसाइल वहाँ पर नज़र आते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पर बिजली वहाँ पर मौजूद नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है कराची शहर। और हमने ये भी आपको रिपोर्ट किया था कि जो तालीमी इदारे हैं कराची शहर में वो भी बंद कर दिए गए थे, और रिपोर्ट्स यही थी कि 36 घंटों तक, यानी कि आज सुबह तक बारिश का कराची में बेसिकली जो 2 दिन बारिश हुई है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं हुई। इतना पता था कि इससे ज्यादा ही बारिश होगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं शहरी हुकूमत और सिंध हुकूमत की गफलत शामिल है, जो बहुत सारे इलाकों में वक्त से पहले अगर सफाई सुथराई का काम किया जाता और नदी नालों को खोला जाता तो वो सिचुएशन नहीं पेश आती, जो सिचुएशन पेश नहीं आती जो आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी क्रॉसिंग के इलाके में। कोरंगी क्रॉसिंग में अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके। जी 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 बात कर रहे हैं, नारोज साहब ने इनको बीच में से निकलवा रहा था। कुछ तकनीकी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम सही तरीके से सुन नहीं पा रहे। कुछ 2 आवाज़ें हमें नुमान की मौसूल हो रही हैं यहाँ पर। नुमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शहरी इस हवाले से जो परेशानी जिनको है वो क्या कहते नज़र आते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ है, बिजली नहीं आ रही जिसकी वजह से पानी नहीं है, स्कूल भी बंद रहे, तो क्या इसको समअप कैसे करें? का पानी है और जो कोरंगी क्रॉसिंग से इस वक्त बह रहा है, और यहाँ पर इस वक्त ये रेला कल रात से बहुत ज्यादा था, लेकिन ये हमारे पुलिस के इदारे और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं यहाँ पर लोगों की रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए मौजूद हैं। इस वक्त ये मेरे साथ एक बाइक वाले मौजूद हैं जो अभी इसी वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, नारोज साहब ने अपनी टीम को भेजकर इनको बीच में से निकलवाया था। ये इस वक्त अभी नदी में से कोशिश कर रहे थे आने की यहाँ पर, तो ये फंस गए थे। जी जी, बताइएगा, इनसे बात कीजिएगा, क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त जो हम जो अपने पूरे रास्ते में लोगों से इसी प्रोग्राम के हवाले से डिस्कशन करते हुए आए हैं, लोगों में गम और गुस्सा है। लोगों को ये बात का बड़ा गुस्सा है कि ये बारिशों की एक्सपेक्टेशन भी पहले से पता थी, फोरकास्ट भी बिल्कुल एक्यूरेट था, ज्यादा का था, बारिश थोड़ी कम हुई है। इसके बावजूद बहुत सारे इलाके, जिनमें मेरे पीछे का ये इलाका, ये कराची का इंडस्ट्रियल एरिया का हब है। यहाँ से एक बहुत बड़ी रिसोर्स काम करने जाती है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पाकिस्तान का पहला या दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। हजारों से लाखों लोग वहां जाते हैं। सॉरी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा डिले, जी जी, कुछ डिले है जिसकी वजह से हम वो सही वक्त पर हमें सुन नहीं पाते और सही वक्त पर वो जवाब नहीं दे पाते, लेकिन कोशिश करेंगे फ़ोन पर उनसे रब्ता करें और उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और जिसको हाईलाइट किया जा रहा है लेकिन उस तरह उनका हल नहीं हो पा रहा है। और मुसलसल जब भी बारिश इस किस्म की होती है, जब हैवी रेनफॉल होती है कराची में, तो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा शहर जो है वो मुतासर होता है और एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल चोक हो जाता है शहर। ऐसी सूरत हाल इस बार भी नज़र आई है। लेकिन क्या इदारे इस मसले को हल करने के लिए कोई अमली इक़दाम कर रहे हैं, नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। हम इससे पहले भी जब कराची शहर के मसाइल की बात करते रहे तो एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है हमेशा, जो सूबाई हुकूमत है और फिर जो शहरी इंतज़ामिया है उनके दरमियान। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो शहरी इंतज़ामिया ने हल करने हैं, लेकिन उनमें उनको सपोर्ट या फंडिंग या इख्तियारात हासिल नहीं है सिंध हुकूमत की जानिब से। नुमान हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नुमान से बात, नुमान, कुछ डिले था जिसकी वजह से सही तरीके से हम आपसे बात नहीं कर पाए। जरा एक बार फिर समअप कीजिएगा कि ये जो मसाइल हैं ये अरसा दराज से हैं, लेकिन इस बार ये ज्यादा महसूस हो रहे हैं। क्या इसकी वजह है? क्या पानी की जो गुजरगाहें हैं जहां से ड्रेनेज होता है वो ब्लॉक हो चुकी हैं या कोई और मसाइल हैं? देखिए, कराची में होने वाली बारिशें और उसके बाद जो हमने बहुत सारे इलाके, जिनमें एक अफसोस का मुकाम तो ये कि इवन खारा दर, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी है, पाकिस्तान की जो जाए पैदाइश है जिस इलाके में, उनके घर के सामने भी पानी खड़ा है। इन सारी वजूहात की
जो बुनियादी वजह है पानी की जमा होने की, नदी नालों की सफाई नहीं की गई। कराची में बहुत सारे जो शहर के बीच में से जो ड्रेनेज का पानी लेके जाते हैं उनकी कैपेसिटी तो काफी ज्यादा है कि वो इन बारिशों को संभाल सके, लेकिन चूंकि शहरी इंतजामिया और सूबाई इंतजामिया ये मामला एक दूसरे के कोर्ट में डालते रहते हैं, शहरी इंतजामिया हुकूमत सिंध को इस बात की जिम्मेदार ठहराती है कि नदी नालों की सफाई के लिए फंड्स जारी नहीं करते, और सिंध इंतजामिया जिसमें सईद गनी साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो ये कहते हैं कि उनके पास 30-30 अरब रुपए उनको इशू कर दिए जाते हैं तो वो अपना काम क्यों नहीं करते। तो कराची के शहरी इस वक्त कराची की हुकूमत, जो जिलाई हुकूमत है और जो सिंध हुकूमत है, उसके बीच में फंसे हुए हैं। बुनियादी इशू ये हुआ है कि नदी नालों की सफाई नहीं की गई, और जो गटर्स और जो ड्रेनेज सिस्टम जो टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में यानी कि सुरजानी टाउन, यानी कि खारादर, गुलशन के काफी इलाके, औरंगी टाउन के इलाके, क्योंकि वो ब्लॉक हैं, तो न्यू कराची के इलाकों में पानी नालों से, सैलाबी नाली का जो सैलाबी पानी है वो नालों से उबल कर लोगों के घरों में दाखिल हुआ है। अगर वो लाइनें ठीक होती और साफ होती तो पानी सही जाता। लेकिन ये बुनियादी वजह इसमें नुमान शहरियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह कराची शहर को एक प्लास्टिक का हब बना दिया गया कि जिस तरह वहां पर प्लास्टिक बैग्स यूज होते हैं या वहां पर ट्रैश करने के प्रॉपर प्लेसेस नहीं है, तो ये तो शहरियों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इर्द गिर्द के इलाकों को साफ रखें। अक्सर हम ये देखते हैं, जराए हमें बताते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि गंदगी के ढेर होते हैं कराची शहर में और उसको सही तरीके से डिस्पोज भी नहीं किया जाता शहरियों की जानिब से। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरियों की भी तो बनती है। आपका एक पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन वहां पर शहरियों को हम उस वक्त कसूरवार ठहरा सकते हैं जब उनके घरों तक सफाई का कचरा लेने वाले पहुंचे, जब उनके मोहल्ले तक गाड़ियां पहुंचे। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि औरंगी टाउन में कराची की 15% आबादी रहती है, और औरंगी टाउन में ये जो कचरा उठाने का जो सिस्टम है वो तबाह बर्बाद है। किसी को भी अपने घर के आगे या अपने घर के मेन रोड की फुटपाथ के ऊपर कचरा डालते हुए आई डोंट थिंक कि वो उसको इतना बुरा लगेगा कि वो बच्चे को वहां तो भेज रहे डालने, लेकिन वो किसी कचरे डाली में न डलवाए। लेकिन मैं इसके ऊपर हम एक पूरा सेपरेट प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूं कि औरंगी टाउन बोर्ड ऑफिस से पूरे औरंगी टाउन क्रॉस करके बल्दिया तक चले जाएंगे, आपको वहां पर कचरेदान नजर नहीं आएंगे, जो शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहरी इंतजामिया की, सूबाई हुकूमत की, शहरियों की, लेकिन कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से पूरी नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया नुमान शबीर, हमें आगाह कर रहे थे कराची शहर में जो सूरत हाल है इस वक्त बारिश के बाद कीमती जानों का ज़िया भी हो रहा है और करंट लगने के बहुत से वाकयात रूनुमा हुए हैं जिसमें मुतादिद हलाकतें हुई हैं। तो हमारी अपील इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से यही है कि बारिश के इस मौसम में बच्चों को खास तौर पर और बड़े भी एहतियात बरतें किसी भी ऐसी एडवेंचर से कि जिससे खुदा न खासा करंट लग सके। बारिश के ऐसे मौके पर जब बारिश हो तो ज़्यादा बाहर ना निकलें, तारों के नीचे ना खड़े हों, जो घर में अप्लायंसेज हैं उनको भी ऑपरेट करते हुए एहतियात बरतें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से आप बच सकें। बारिश के जो बाद सूरत हाल है इसको हम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, आपको करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर है जिस पर हमने बात करनी है, वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं और जिसमें हम देख रहे हैं कि एक बार फिर कशीदगी सामने आ रही है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल हमें नजर आ रही है। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी हलाकतें हो रही हैं, वहां पर भी शहादतें हो रही हैं और यहाँ अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तानी शहरी आबादी है उसको भी भारतीय फौज निशाना बना रही है और 2 पाकिस्तानी शहरी इसमें शहीद हो चुके हैं और इस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है, दफ्तर खाजा तलब किया है डिप्टी हाई कमिश्नर जो भारत के गौरव अहलुवालिया उनको, और अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। साथ ही साथ अब से कुछ देर पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, उनके साथ मौजूद थे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी, और वाज़े पाकिस्तान ने जो है मौक़िफ़ इसमें इख्तियार किया है कि इस तरह हालात बेहतर नहीं होंगे। इस वक्त हम चलते हैं कश्मीर और वहां पर मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा राशिद याकूब, उनसे हम जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, अब तक की इतलात के मुताबिक कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, कितने अफराद पाकिस्तान में शहीद हो चुके हैं इस फायरिंग के नतीजे में। बहुत शुक्रिया राशिद, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला है ये कब शुरू हुआ है दोबारा से और इसमें अब तक कितनी शहादतें हो चुकी हैं?
جی شیردل، لائن آف کنٹرول کی جو صورتحال ہے انتہائی اس وقت کشیدہ ہے، اور کل شام سے جو فائرنگ کا سلسلہ ہے اگر دیکھا جائے تو نوسیری ایک مقام ہے، اس مقام سے لے کے تاؤ بڑ تک بھارتی افواج کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور انتہائی وہاں حالات خراب ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو وہاں کل جو فائرنگ ہوئی ہے 2 افراد شہید ہوئے ہیں، 11 افراد زخمی ہوئے تھے، 11 مکانات ناقابل رہائش اور 2 مکان مکمل جل کر راکھ ہو گئے۔ اس فائرنگ کی وجہ سے 4 مویشی بھی کل ہلاک ہوئے، لیکن آج صبح 8:15 بجے وادی نیلم کے علاقہ ہے چلیانا، وہاں پہ ایک مکان پہ بھارتی افواج نے ایک گولہ برسایا اور جس کے نتیجے میں ایک بچہ شہید ہوا، 10 افراد آج زخمی ہوئے اور 2 زخمیوں کی حالت تو انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ یہ عام آبادی وہاں پر موجود ہے جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا اس صورتحال کے بعد وہاں پر موجود جو آبادی ہے اس نے نقل مکانی کی ہے؟ کیا ان کو ایویکویٹ کیا گیا ہے وہاں سے کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو اور شہادتیں نہ ہوں؟ دیکھیں، یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی تھی شہردل، لوگ معمول کے کاموں میں مصروف تھے اپنے اپنے گھروں میں، ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ فائرنگ ہوگی اور وہاں سے نقل مکانی کو کرنے کی بات ہی نہیں تھی۔ اچانک بھارتی افواج نے کل شام سے جو فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا، اور ایسا سلسلہ ہے کہ اندھا دھند وہ فائرنگ کر رہے ہیں، آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جو زخمی افراد ہوئے ہیں وہ سولین ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اور جو ہم نے جواب دیا اس حوالے سے کیا آپ رپورٹ کریں گے؟ دیکھیں نا، جو جواب پاکستان آرمی نے ان کو دیا ہے ابھی تک تو بالکل حالات ٹھیک ہیں، اور ان کی طرف سے جو ان کی توپیں وہ خاموش ہیں۔ اس حوالے سے جو کشمیری عوام ہیں، آزاد کشمیر کے جو پرامن لوگ ہیں، وہ اقوام متحدہ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی پرامن آبادی کو جو بھارتی جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اقوام متحدہ کو نوٹس لینا چاہیے۔ اس حوالے سے آج امریکہ نے اگر بات کی ہے ثالثی کی اور بھارتی درخواست کے حوالے سے انہوں نے بے نقاب کیا ہے کہ جی بھارت ہمیں درخواست کر رہا ہے، تو یہ جو غصہ ہے وہ آزاد کشمیر کی پرامن آبادی پہ نکالا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ راشد یعقوب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ اینکر پرسن، اور بتا رہے تھے وہاں کی صورتحال کے حوالے سے، اور پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ ان کی چوکیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تباہ کی گئی ہیں، 3 بھارتی فوجی بھی اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ لیکن یہ حل نہیں ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو صحیح کرنے کا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس تعلق کو بہتر کرنے کی تو اس کے لیے ہمیں سیز فائر کے معاہدے پر بھی عمل درآمد کرنا ہوگا اور انگیج نہیں کرنا ہوگا ایک دوسرے کی فورسز کو، جس طرح بھارت پاکستانی فورسز کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بات صحیح راشد یعقوب صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ایک امریکہ کا دورہ کیا وزیر اعظم پاکستان نے، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس سے کافی خائف نظر آتا ہے بھارت، جس کی وجہ سے اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا آج یوم ولادت ہے۔ آج جو پاکستان کے لیے ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے اس کو ہم یاد کر رہے ہیں، اور بے پناہ ان کی کنٹریبیوشن رہی، خاص طور پر جو قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، ان کا جو ساتھ انہوں نے دیا اس پوری تحریک میں، اس کی مثال نہیں ملتی، اور بے شمار کنٹریبیوشنز ان کی رہی ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بابا گرو نانک کے جنم دن کے حوالے سے۔ 500 سکھ یاتری پاکستان پہنچ چکے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا تقریبات ہوں گی آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کا جو بار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ایک چمکتا ہوا اور ایک نیا پاکستان نمودار ہو سکتا ہے، وہ ان ساری چیزوں کی عکاسی کرے گا جس کی بنیاد پر لوگ امید لگاتے ہیں۔ قوم میں اتنی طاقت ہے اور اتنا انلائٹنمنٹ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو ڈالیں گے۔ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ اب پاک امریکہ تعلقات کس نہج پہ؟ میں ویسٹرن مائنڈ کو ان سب سے بہتر سمجھتا ہوں، وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں،
ہمارا کام ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوں. میں نے فیکٹس پریزنٹ کیے ہیں کہ کس ملک نے اتنی قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے جتنی پاکستانی، اور آپ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگر افغانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں پاکستان بینیفیشری ہے اس کا. کیا وجہ بنی کہ نواز شریف صاحب کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو اداروں کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے؟ لیکن بات اتنی ہے کہ جو ہمارا اوریجنل بیانیہ ہے ملک آئین کے مطابق ہے. کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز آتے ہیں اس میں سندھ پیچھے ہے پنجاب سے خیبر پختونخوا؟ یہ پہلی بار ہے جب ایک سندھ پروونشل حکومت ہیومن انڈیکیٹرز پر کام کر رہی ہے، اور یہ ایک لمبا سفر ہوگا، اور سپورٹ کے بغیر اور پروڈکٹ انویسٹمنٹ کے بغیر ہم ایشوز کا مسائل حل نہیں کر سکتے. Your perspective about Pakistan and what would be your memories about our country? I am very pleased because I see a very promising future for this country. I see a lot of commitment. I see passion to transform the country. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کریں گے بابا گرو نانک جی کے جنم دن کی تقریبات، اور تقریباً 500 سکھ یاتری بھارت سے واہگہ کے راستے پاکستان پہنچ چکے ہیں. اپنی مذہبی جو تقریبات ہیں اس میں وہ شریک ہوں گے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سردار گوپال سنگھ چاولہ جی، جو چیئرمین ہیں پنجابی سکھ سنگت کے. بہت شکریہ سردار جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تقریباً 500 سکھ یاتری پاکستان پہنچے ہیں. کیا استقبال ان کا کیا گیا آپ کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے؟ جی بالکل جی، 500 لوگ آئے ہیں انڈیا سے، 474 اور 4 ٹوٹل یعنی کہ 480 لوگ آئے ہیں. ان کا شاندار طریقے سے والہانہ استقبال کیا گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ یعنی کہ شرومنی کمیٹی کا پردھان، دہلی کمیٹی کا پردھان اور ان سب کے ممبر صاحبان ہیں. تو یہ یہاں سے نگر کیرتن یعنی کہ جلوس جو یہ سلطان پور لودھی لینا چاہتے ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. کیونکہ ایسے تھا کہ ان کے پاس اجازت بھی ان لوگوں نے نہیں لی تھی. اچھا. اگر اصولاً یہ ہوتا تو ہم نے ان کو اجازت بھی نہیں دینی تھی، مگر اس میں اتنے بڑے بڑے لوگ آ گئے، ہمارے پنج پیارے صاحبان آ گئے، سب تختوں کے پنج پیارے ہیں. تو پاکستان گورنمنٹ نے پھر اس سے یہ کہا کہ انہوں نے چونکہ اجازت بھی نہیں لی مگر پھر بھی ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں. اس محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے ان کی وہ ڈیمانڈ بھی پوری کر دی کہ کل 10 بجے انہوں نے یہاں سے جلوس کی شکل میں نکلنا ہے، اور ہم نے ان کو واگا بارڈر تک چھوڑ کے آنا ہے. اچھا. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو ایکسپلین کیجیے گا ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، کہ جو تقریبات ہوتی ہیں جنم دن کی، یہ کب سے شروع ہوتی ہیں اور یہ پیک پہ کب جاتی ہیں؟ یعنی کہ یہ ابھی باقاعدہ طور پر اس کا یہ جو آغاز ہے یہ ہونے جا رہا ہے. جی، یہ گرو نانک صاحب کا اس دفعہ 550 سالہ جنم دن ہے. جی. تو 550 سالہ جنم دن ہے، یہ یہاں سے یہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو نگر کیرتن ہے یہ انہوں نے نگر کیرتن جو 550 سالہ پہ ہی سلطان پور لودھی جو انڈیا میں ایک علاقہ ہے وہاں پہ یہ انہوں نے ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے تو ان کے لیے پھر بھی ویلکم کرنا ہے. جس 10,000 لوگ انڈین جو یہاں پہ آئیں گے، 10,000 جو NRIs آئیں گے، یعنی کہ 1 لاکھ کے قریب ٹوٹل ہماری کراؤڈ ہوگی نومبر میں. تو ہم اس کے لیے بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ یہ آئیں انشاءاللہ. ہم ان کو اتنی محبت دیں گے، اتنا ان کا استقبال کریں گے کہ یہ جا کے یاد رکھیں گے پاکستان کو. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے اجازت نہیں تھی، پھر ان کو اسپیشل اجازت دی گئی، تو کیا رسپانس تھا ان تمام تر افراد کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے نمایاں افراد ہیں جو بھارت میں سکھ مذہب کے پیروکار ہیں؟ جی بالکل. اگر اس کو اس حساب سے دیکھا جائے، اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا تو کبھی بھی اجازت نہ دیتا، کیونکہ ہمارا جو انڈیا کے ساتھ پروٹوکول ہے، ہم 40 دن پہلے ہم سے پاسپورٹ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ ہمیں ویزا دیتے ہیں، بڑے پروسیس میں سے گزارتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ ایسے کچھ بھی نہیں کہا تھا. یہ بالکل انہوں نے انڈیا میں ایڈورٹائزمنٹ کی تھی کہ ہم جائیں گے. یہ ایک دم ہی آئے ہیں 4 لوگ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا 500 کا جتھا آ رہا ہے. تو ہماری گورنمنٹ نے ان کو ویزے بھی دیے، یہ آئے بھی ہیں. آج صبح ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے چیئرمین
हमारे श्राइन डिपार्टमेंट, हमारी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन्होंने इनको इजाजत दी है। यानी मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करें। बहुत शुक्रिया सरदार गोपाल सिंह चावला जी हमारे साथ मौजूद थे। और दो मुख्तलिफ खबरें, इससे पहले जो खबर जिस पर हम बात कर रहे थे, एक वो खबर और एक ये खबर जिस पर हमने बात की, ये तरीका है हालात को ठीक करने का, भारत के साथ बातचीत करने का, फैसिलिटेट करने का, एक दूसरे के लोगों के साथ मिलने मिलाने का। जो इससे पहले खबर आपसे हमने शेयर की, जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है, वो कोई तरीका नहीं है हालात को ठीक करने का। तो हमें ये तरीका अपनाना होगा ताकि दोनों मुल्कों के आवाम करीब आ सकें और मसाइल को हल किया जा सके और इस पूरे खित्ते में खुशहाली, तरक्की और अमन लाया जा सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने